हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संधारित्रों के संयोजन के बारे में, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की बात करेंगे हम आज। तो कैपेसिटर्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बात करें अगर संधारित्रों के संयोजन की, तो कैपेसिटर्स जो हैं, जो कि हमारी डेली लाइफ में भी बहुत यूजफुल हैं, हर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में आपको लगभग वो देखने को मिल जाएंगे। तो जब भी किसी अप्लायंस में कैपेसिटर्स को यूज किया जाता है तो कभी कभी हमें एक की जगह कई सारे कैपेसिटर्स को जोड़ना पड़ता है। अब कैपेसिटर्स को हम दो तरह से जोड़ सकते हैं, या तो उन्हें सीरीज में जोड़ सकते हैं या फिर उन्हें पैरेलल में जोड़ सकते हैं। तो अगर एक से ज्यादा कैपेसिटर्स को कहीं पर आपको जोड़ने की जरूरत पड़ रही है, उनको कनेक्ट करने की जरूरत पड़ रही है, तो दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। फर्स्ट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। आपको यहाँ पर डायग्राम भी दिख रहा होगा। यहाँ पर तीन कैपेसिटर C1, C2, C3 जो ये है डायग्राम में लगे हैं, ये सीरीज में है, और समांतर संयोजन के नीचे जो डायग्राम बना है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है। इन दोनों के बारे में हम अलग अलग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। तो बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप क्या करते हैं, आपके पास सपोज तीन कैपेसिटर हैं C1, C2, C3। तो श्रेणी क्रम में अगर आपको इन तीन कैपेसिटर्स को जोड़ना है तो आप C1 कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को कनेक्ट करेंगे C2 कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से, और C2 कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को कनेक्ट करेंगे C3 कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से, और C3 कैपेसिटर की जो सेकंड प्लेट होगी उसे आप ग्राउंडेड कर देंगे, यानी अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। अब सपोज यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन के डेरिवेशन में हम ले रहे हैं तीन कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंसी C1, C2, C3 है, यानी कि तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं। और यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स आप बना सकते हैं, पॉइंट A और पॉइंट B। ठीक है, तो पॉइंट A से आप इलेक्ट्रिकल सोर्स कनेक्ट करेंगे और पॉइंट B का टर्मिनल ग्राउंडेड होगा। ठीक है, तो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में सपोज पोटेंशियल है V। ठीक है, तो आप जब इलेक्ट्रिकल सोर्स से टर्मिनल A पर चार्ज देते हैं +Q, तो उस समय C1 कैपेसिटर यानी पहले कैपेसिटर की पहली प्लेट पर चार्ज आ जाता है +Q, और वैद्युत प्रेरण के द्वारा उसी कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पर चार्ज आ जाता है -Q। ठीक है, यानी आपने इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट किया, टर्मिनल A के थ्रू +Q नाम का चार्ज यानी +Q आवेश गया C1 कैपेसिटर की पहली प्लेट पर, और वैद्युत प्रेरण यानी इंडक्शन द्वारा उसकी दूसरी प्लेट हो गई -Q चार्ज्ड। ठीक है, और उसका जो बाहरी हिस्सा होगा दूसरी प्लेट का वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता हुआ पहुंचेगा C2 कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पर, और C2 कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट इस तरह से +Q चार्ज्ड हो जाएगी, +Q आवेश उस पर आ जाएगा, और इंडक्शन के द्वारा वैद्युत प्रेरण के द्वारा C2 कैपेसिटर की दूसरी प्लेट हो जाएगी -Q चार्ज्ड। ठीक है, इसी तरह से C3 कैपेसिटर की पहली प्लेट पर चार्ज होगा +Q और दूसरी प्लेट पर चार्ज आ जाएगा -Q, और C3 कैपेसिटर की दूसरी प्लेट का बाहरी हिस्सा हो जाएगा +Q चार्ज्ड, और वो +Q चार्ज फ्लो करता हुआ चला जाएगा अर्थ की ओर को, क्योंकि वो ग्राउंडेड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं तो तब तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो अलग अलग होता है, जबकि तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस या तीनों कैपेसिटर पर जो चार्ज का अमाउंट होता है वो सेम होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे C1 कैपेसिटर की पहली प्लेट पर +Q है, दूसरी प्लेट पर -Q है। C2 कैपेसिटर की भी पहली प्लेट पर +Q है, दूसरी प्लेट पर -Q है। ऐसा ही C3 के साथ भी केस है। लेकिन C1 कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो होगा V1, और C2 कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो होगा V2, और C3 कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो होगा V3। कहने का मतलब है कि पॉइंट A और पॉइंट B के अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल V था वो स्प्लिट हो गया है इन तीनों कैपेसिटर्स में।
तो पहले कैपेसिटर पर चार्ज Q है लेकिन पोटेंशियल V1 है, C2 पर चार्ज Q है लेकिन पोटेंशियल V2 है, और C3 पर चार्ज Q है लेकिन पोटेंशियल V3 है। तो यहाँ पर देखिए कि जो टोटल पोटेंशियल है V, वही V1, V2 और V3 का कॉम्बिनेशन है। तो हम लिख सकते हैं कि V इक्वल्स V1 प्लस V2 प्लस V3। चलिए शुरू से बात करते हैं कि V1 आखिर क्या होगा आपका। तो V1 की वैल्यू यानी पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी पहले कैपेसिटर के लिए, V1 इक्वल्स होगा Q अपॉन C1। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला C इक्वल्स होता है Q अपॉन V, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। तो यहाँ पर आ जाएगा V1, इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा V1 इक्वल्स Q अपॉन C1। ठीक है, इसी तरह से दूसरे कैपेसिटर C2 के अक्रॉस जो वोल्टेज था V2, वो हो जाएगा Q अपॉन C2। इसी तरह से तीसरे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज V3 हो जाएगा Q अपॉन C3। अभी मैंने आपको बताया था कि इन दोनों पॉइंट A और B के बीच का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुटअप कर लेंगे V1, V2 और V3 की, तो आपको मिल जाएगा Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 इक्वल्स आएगा, Q कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर रहेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। अब देखिए, यदि बिंदुओं A और B के बीच आप तीनों संधारित्रों के जगह पर केवल एक ऐसा संधारित्र रख दें जिसे Q आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर यही V हो, ठीक है, तब उस संधारित्र की धारिता कहलाएगी तुल्य धारिता, और उस संधारित्र को कहते हैं तुल्य संधारित्र। यानी कि इन तीनों कैपेसिटर की जगह पर आप एक सिंगल ऐसा कैपेसिटर रख दें जिसकी कैपेसिटी C है, और उस कैपेसिटर को Q चार्ज देने पर, जिस Q चार्ज की हम अभी ऊपर बात कर रहे थे, Q चार्ज देने पर उसके अक्रॉस वोल्टेज V हो, वही V जिसकी बात हमने अभी ऊपर की थी। ठीक है, तो तब उस समय इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होगी वो इन तीनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटी कहलाएगी। तो इस समय आपका जो इस कैपेसिटर के लिए, इस नए कैपेसिटर के लिए V होगा, वो इक्वल्स होगा Q अपॉन C। इसको आप डाल सकते हैं इक्वेशन 2। तो पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आप कंपेयर करके देखिए। तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन का V है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो यहां पर आ जाएगा Q अपॉन C इक्वल्स Q, ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन C इक्वल्स 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये आ गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करें कि इस जो सीरीज कॉम्बिनेशन की जो आपने बात की है, इसमें जो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी है, क्या इसके बारे में हम कुछ बात कर सकते हैं? दरअसल ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आपकी निकल के आई है, इसकी जो वैल्यू आपके पास आएगी, यानी कहने का मतलब अगर आपके पास 3 कैपेसिटर की आपको वैल्यू दी हो, उन तीनों की कंबाइंड कैपेसिटी जब आप ये C निकालोगे, तो ये कैपेसिटी जो निकल के आएगी, वो कैपेसिटी इन तीनों C1, C2, C3 में जो सबसे छोटा कैपेसिटर होगा, यानी सबसे कम धारिता वाला जो कैपेसिटर होगा, उससे भी कम होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, सपोज आपके पास C1 कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरेड का, C2 कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैरेड का, और C3 कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैरेड का। 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड। अगर आप इन तीनों को सीरीज वे में जोड़ते हैं, यानी इनका सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं, तब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी C आप निकालोगे, उसकी वैल्यू सबसे छोटे कैपेसिटी वाले कैपेसिटर यानी 2 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर से भी कम निकल के आएगी, कम होगी। ठीक है, तो बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन आखिर हम यूज कब करेंगे, यानी श्रेणी क्रम संयोजन का यूज कब किया जाएगा? तो देखिए, जब किसी ऊंचे वोल्टेज को, हायर वोल्टेज को हमें कैपेसिटर पर डालना हो, या फिर आप कह सकें कि जब किसी ऊंचे वोल्टेज को, जिसे एक अकेला संधारित्र न ले सके, उसे अनेक संधारित्रों पर विभाजित करना हो, तो तब हम इस संयोजन को यूज करते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में जो सबसे
कम कैपेसिटी वाला कैपेसिटर होगा उसकी प्लेट्स के बीच का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, हमेशा हाईएस्ट होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, यानी कि समांतर क्रम संयोजन की। तो समांतर क्रम संयोजन की अगर आप बात करें तो समांतर क्रम संयोजन में क्या करते हैं, देखिए सपोज आपके पास 3 कैपेसिटर हैं C1, C2 और C3, जैसा आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। तो क्या करेंगे आप समांतर क्रम में जोड़ने के लिए, इन तीनों कैपेसिटर की पहली प्लेट को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और उस कनेक्शन को आप इलेक्ट्रिकल सोर्स से जोड़ देंगे, यानी वैद्युत स्रोत से जोड़ देंगे। और C1, C2, C3 की जो दूसरी प्लेट है उन तीनों को एक साथ कनेक्ट कर देंगे टर्मिनल B पर। ठीक है, और उस टर्मिनल B को कर देंगे ग्राउंडेड, यानी अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। तो इस कॉम्बिनेशन में आप क्या कर रहे हैं, C1, C2, C3 यानी तीनों कैपेसिटर की पहली प्लेट को एक साथ कनेक्ट कर रहे हो और दूसरी प्लेटों को एक साथ कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो अब आप बात करेंगे वोल्टेज की और चार्ज की। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सोर्स से आपने कनेक्ट कर दिया है, टर्मिनल ए पर चार्ज प्लस Q पहुंच रहा है, मान लीजिए प्लस Q अमाउंट का चार्ज जब टर्मिनल ए पर पहुंचेगा तो यहां पर देखिए ये चार्ज स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि जो ऊपर वाला कैपेसिटर C1 है उसकी पहली प्लेट पर चार्ज पहुंचेगा प्लस Q1, दूसरे कैपेसिटर C2 की प्लेट पर चार्ज, पहली प्लेट पर चार्ज पहुंचेगा प्लस Q2 और तीसरे कैपेसिटर C3 की पहली प्लेट पर चार्ज पहुंचेगा प्लस Q3, यानी कि चार्ज Q जो था वो स्प्लिट हो गया है Q1, Q2, Q3 में। C1 कैपेसिटर की पहली प्लेट प्लस Q1 से चार्ज हुई है और वैद्युत प्रेरण की वजह से सामने वाली उसकी दूसरी प्लेट चार्ज हो जाएगी माइनस Q1 से। इसी तरह से C2 वाला जो कैपेसिटर है उसकी पहली प्लेट पर चार्ज होगा प्लस Q2 और दूसरी प्लेट पर चार्ज होगा माइनस Q2। ऐसे ही C3 कैपेसिटर की पहली प्लेट पर चार्ज होगा प्लस Q3 और दूसरी प्लेट पर चार्ज होगा माइनस Q3। ठीक है, तो ये बात थी चार्जेज की स्प्लिट होने की। अब बात करें पोटेंशियल की, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी यानी टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच का जो टोटल पोटेंशियल होगा वो होगा कैपिटल V। ठीक है, क्योंकि एक हिस्से को हमने इलेक्ट्रिकल सोर्स से जोड़ा है, दूसरे हिस्से को ग्राउंड से जोड़ा है, तो इलेक्ट्रिकल सोर्स से कुछ एनर्जी आ रही है यानी पोटेंशियल दिया गया है, तो टोटल पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस सपोज कैपिटल V है। अब बात यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य है कि जो कैपेसिटर C1, C2 और C3 हैं इन तीनों के ही अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा, यानी V रहेगा। बात करें C1 की तो इसकी दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल V रहेगा, C2 कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में भी पोटेंशियल V रहेगा और C3 कैपेसिटर की प्लेटों के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस V रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए बात करते हैं ये जो चार्ज स्प्लिट हुआ था Q जो है Q1, Q2 और Q3 में स्प्लिट हुआ था, तो तीनों संधारित्रों पर कुल आवेश जो होगा Q वो इक्वल्स होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। ठीक है, अब बात करते हैं ये Q1 कितना होगा। अब आपको पता है C1 कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V होगा और C इक्वल्स होता है Q अपॉन V, तो Q1 बराबर कितना आएगा, C1 इंटू V। इसी तरह से दूसरे कैपेसिटर के लिए Q2 इक्वल्स आ जाएगा C2 इंटू V और ऐसे ही तीसरे कैपेसिटर के लिए आ जाएगा Q3 इक्वल्स C3 इंटू V। ये चीज हमने कहां से बोली, हमें फॉर्मूला पता था कि किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी C इक्वल्स होती है Q अपॉन V, तो वहां से Q इक्वल्स होता है C इंटू V। तो आप क्या करेंगे, आप इन तीनों चार्जेज को जोड़ दीजिए, तो Q इक्वल्स आ जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। ठीक है, हमने Q1, Q2, Q3 की वैल्यू पुटअप कर दी तो Q की वैल्यू हमें ये मिली। अब यहाँ पर आप V कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3 ब्रैकेट क्लोज इंटू V। इक्वेशन डाल दीजिए फर्स्ट इसे। ठीक है, अब बात करते हैं अगर इन तीनों कैपेसिटर की जगह एक सिंगल कैपेसिटर लगा होता जिसकी कैपेसिटी होती कैपिटल C और उस कैपेसिटर को प्लस Q अमाउंट का चार्ज देने पर उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता V, तो उस समय उसका जो कैपेसिटी होती C वो होती C इक्वल्स Q अपॉन V। तो वहां से उस कैपेसिटर के लिए Q आ जाता C इंटू V। तो यहां पर ये जो कैपेसिटर बनेगा
उन तीनों कैपेसिटर की जो आप जगह जो आप कैपेसिटर रखने वाले हैं, वो कैपेसिटर इन तीनों कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहलाएगा। यानी कि 3 की जगह एक कैपेसिटर रख के भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंसी निकलेगी, टोटल कैपेसिटेंसी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए आपको ये जो Q इक्वल्स C इंटू V है और जो Q इक्वल्स C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V है, इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। यानी इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर दीजिए। तो यहां पर आपके पास देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है दोनों की, Q, राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए? इक्वल, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो यह आ जाएगा C इंटू V इक्वल्स C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V। ठीक है, दोनों साइड से V और V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा C इक्वल्स C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये जो C निकल के आया फॉर्मूला आपका, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी का फॉर्मूला है। यानी कि यही इन तीनों कैपेसिटर की तुल्य धारिता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी है। ठीक है, अब बात करें कि संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन आप कब लेंगे। देखिए, आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में तब जोड़ेंगे जब आपको एक नॉर्मल पोटेंशियल पर आपको बहुत ज्यादा कैपेसिटी की जरूरत हो। यानी संधारित्रों को समांतर क्रम में आप तब जोड़ेंगे जब आपको साधारण विभव पर बड़ी धारिता की आवश्यकता हो। तो इस प्रकार के संयोजन में जो आवेश की मात्रा है वो आप काफी ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको दोनों कॉम्बिनेशन का कलेक्टिव फॉर्मूला दिखा दिया गया है। श्रेणी क्रम संयोजन में अगर C1, C2, C3 नाम के कैपेसिटर जुड़े हैं तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी 1/C बराबर होगी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर समांतर क्रम में जुड़े हों तो तब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी C इक्वल्स हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखिए, आशा है आपको ये दोनों डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनके फॉर्मूले को भी याद कर लीजिएगा, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 1-2 बार पूछे भी गए हैं। वैसे आपके सिलेबस में जो भी चीज है आपको ये सोच के पढ़नी चाहिए कि सिलेबस में है तो एग्जाम में आ जरूर सकती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।